हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रीडम में। आज हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको मुग़ल वंश के हुमायूं के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम सूरी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सूरी वंश की स्थापना 1540 में शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी शासक बनने से पहले बिहार के शासक बहार खां लोहानी के अधीन सेवा कर रहा होता है, मतलब वहाँ की नौकरी कर रहा होता है। जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है तो उनके अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का संरक्षण नियुक्त होता है और धीरे धीरे अपनी कुशाग्र और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वह बिहार का शासक बन जाता है और 1539 में हुमायूं को पराजित करता है चौसा के युद्ध में। उसके बाद में 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर भारत में पुनः एक बार फिर अफगान सत्ता स्थापित करता है और सूरी वंश की स्थापना करता है। देखिएगा, शेरशाह सूरी को भारतीय प्रशासनिक सुधार का जन्मदाता कहा जाता है। जब ये शासक बना था, इसने बहुत से भारत में विकास कार्य किए थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आज हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना 1540 में की थी और यह सूरी वंश सबसे कम समय तक चलता है, लेकिन इसका जो उल्लेख मिलता है भारतीय मध्यकालीन इतिहास में वो बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी और इसने प्रशासनिक सुधार बहुत ज़्यादा किए थे। मतलब आपने सुना होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका पुराना नाम शेरशाह सूरी मार्ग था, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही किया था। तो शेरशाह सूरी का जन्म 1483 में नरनौल नामक स्थान पर पंजाब में हुआ था। नरनौल नामक स्थान में पंजाब में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था और पिता का नाम हसन था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन था और बचपन का नाम फरीद था। बचपन का नाम फरीद था। जब इसका जन्म हुआ था और इसके बचपन का नाम फरीद था तो इसके पिता पहले बैजवाड़ा नामक स्थान पर, पंजाब के बैजवाड़ा नामक स्थान पर नौकरी करते हैं, वहीं पर निवास स्थान बनाते हैं। बाद में वह सिकंदर लोदी के समय में वह बिहार की सहसराम के जागीरदार नियुक्त किए जाते हैं। बिहार के सहसराम के स्थान के जागीरदार नियुक्त किए जाते हैं। तो शेरशाह सूरी वहीं पर काम करता है, अपने पिता के साथ रहता है, लेकिन उसे बचपन से ही अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि इसकी बचपन में ही माता का देहांत हो जाता है और इसकी जो सौतेली माता होती हैं वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। इसीलिए बाद में ये जौनपुर में आकर के अरबी फारसी का गहन अध्ययन करता है, प्रकांड अध्ययन करता है। बताया जाता है कि जौनपुर में आकर के अरबी फारसी का अध्ययन करता है और अपनी इसके अंदर कुशाग्र बुद्धिमत्ता थी, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज था। बाद में ये क्या करता है, बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर लेता है। नौकरी कैसे करता है? पहले ये दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के यहाँ आता है। इब्राहिम लोदी से अपने पिता की जो जागीर होती है उस जागीर को प्राप्त करने का आग्रह करता है, लेकिन पिता की जागीर तो नहीं मिल पाती। उसी समय वो बिहार के जो सूबेदार होते हैं बहार खां लोहानी, उनके यहाँ जाकर के नौकरी कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है, एक बार इसने बहार खां लोहानी को बचाने के चक्कर में शेर को मार दिया था, जिससे बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि दी थी, इसीलिए इसका नाम शेर खां पड़ा था। फरीद से इसका नाम क्या पड़ गया था? शेर खां पड़ गया था। जल्द ही बिहार का ये शासक बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो बहार खां लोहानी को बचाने के चक्कर में इसने शेर को मार दिया था। इससे पहले ये क्या होता है कि 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है तो इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का पतन हो जाता है।
जब लोधी वंश का पतन हो जाता है तो बिहार के जो सूबेदार होते हैं बहार खां लोहानी, वो अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर देते हैं। तो कुछ समय के लिए इसने बाबर के अधीन भी नौकरी की थी। तो बाबर के अधीन जब नौकरी की थी उस समय 1528 में इसने बाबर के साथ मिलकर चंदेरी का युद्ध लड़ा था। तब इसने ये कहा था, अगर मैं चाहूँ तो मुगलों को एकदम भारत से बाहर भगा कर निकाल सकता हूँ, इसने ये बात कही थी। बाद में ये बात बाबर के मंत्रिमंडल को पता लग जाती, तो ये भागकर बिहार चला जाता है और बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर लेता है। तभी उन्हें बचाने के चक्कर में एक बार वह शेर को मार देता है। तब बहार खां लोहानी इसे शेर खां की उपाधि देते हैं। जब बहार खां लोहानी इसे शेर की उपाधि देते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है, बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है। जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है तो बहार खां लोहानी का अल्पवयस्क पुत्र होता है जिसका नाम जलाल खां होता है। तो उसका संरक्षक शेर खां को नियुक्त किया जाता है। तो संरक्षक नियुक्त किया जाता है धीरे, और शासन व्यवस्था पूरी अपने हाथ में ले लेता है। बिहार की शासन व्यवस्था जो होती है अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद धीरे धीरे ये चुनार के किले पर अधिकार कर लेता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद यह चुनार के किले पर अधिकार कर लेता है। चुनार के किले पर अधिकार कर लेता है। उस समय इसे चुनार से बहुत सारा धन मिलता है चुनार के किले पर अधिकार करने के बाद। उसके बाद में इसकी सैन्य शक्ति और इसकी शक्ति में इजाफा होता है, बढ़ रही होती। उसी समय 1539 में चौसा के युद्ध में यह हुमायूं को पराजित करता है, मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित करता है। लेकिन दिल्ली पर इसका अधिकार नहीं हो पाता। उसके बाद में 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में यह हुमायूं को पुनः पराजित करता है। बताया जाता है जो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, इस युद्ध में यह युद्ध जो चौसा का युद्ध जो था, यह युद्ध गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच में हुआ था। गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में खाली तलैठी ज़्यादा है, मतलब मैदानी क्षेत्र है, तराई क्षेत्र और तलैठी ज़्यादा है। तो वहाँ बरसात के समय पानी भर गया था जिससे हुमायूं की सेना में खलबली मच गई थी और उसका तोप खाना बेकार हो गया था, बारूद भी भीग गई थी, जिसकी वजह से इसका मौका पा करके हुमायूं इस पर आक्रमण कर देता है। और जब आक्रमण कर देता है तो हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो ये युद्ध चौसा का युद्ध जीत जाता है। उसके बाद जब इसकी शक्ति शेरशाह सूरी की बढ़ रही होती, हुमायूं पुनः शेरशाह सूरी को रोकने के लिए आता है। कन्नौज और बेलग्राम के पास में युद्ध होता है जो कन्नौज या बेलग्राम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित करता है और जब पराजित करता है दिल्ली, आगरा सभी क्षेत्रों पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है। जब अधिकार हो जाता है शेरशाह सूरी का, जब अधिकार हो जाता है, हुमायूं इधर क्या करता है, आगरा मतलब हारने के बाद आगरा भाग कर जाता है। तो शेरशाह सूरी की सेना पीछे पीछे आगरा तक जाती है। तो वो आगरा से आगे दिल्ली जाता है। तो शेरशाह सूरी की सेना पीछे पीछे दिल्ली तक चली जाती है। तो अब वो है मजबूरी बस हुमायूं भारत छोड़कर भाग जाता है, निर्वासन जीवन व्यतीत करता है। इधर क्या होता है, 1540 में शेरशाह सूरी जो होता है वो सूरी वंश की स्थापना करता है। देखिएगा, शेर खां की उपाधि इसे मिली थी शेरशाह सूरी को बहार खां लोहानी को बचाने के चक्कर में, मतलब इसने एक ही बार में शेर को मार दिया था, इस वजह से। इसके बाद में शेर शाह की उपाधि मिली थी इसे चौसा के युद्ध में। शाह की उपाधि चौसा के युद्ध में मिलती है इसको, और सूरी की उपाधि इसे कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में मिलती है। तो इसका अब नाम पड़ जाता है शेर शाह सूरी। यह 1540 में सूरी वंश की स्थापना करता है। अब इसकी हम विजय अभियानों की बात करते हैं। देखिएगा, जब सूरी वंश की स्थापना हो जाती है तो यह 1542 में मालवा पर अधिकार करता है, मालवा से युद्ध करता है, मालवा को जीत लेता है। इसके बाद रायसीन विजय होती है, रायसीन पर आक्रमण करता है, वहाँ पर जीत लेता है 1543 में। सिंध मुल्तान को भी जीत लेता है 1543 में। इसके बाद मारवाड़ को 1544 में जीतता है, मारवाड़ को 1544 में जीतता है। उस समय मारवाड़ का शासक मालदेव था। तो
राजपूत शासक मालदेव था, तो बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरा के चक्कर में पूरे भारत का साम्राज्य खो दिया। मतलब ये होता है कि शेरशाह सूरी को मारवाड़ से जब मारवाड़ का युद्ध होता है तो ज़्यादा समय तक समय लग जाता है और जन धन की हानि बहुत ज़्यादा होती है शेरशाह सूरी की। तब ये बात कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरा के चक्कर में पूरे भारत का साम्राज्य खो दिया। इसका जो अंतिम अभियान होता है शेरशाह सूरी का, वो कालिंजर अभियान होता है। कालिंजर अभियान होता है जो 22 मई 1545 में विजय प्राप्त करता है। बात ये होती है, कालिंजर का शासक कीरत देव होता है, कीरत देव होता है, कीरत सिंह होता है। कालिंजर का जो शासक होता है वो कीरत सिंह होता है। तो कालिंजर का जो किला होता है, जो चंदेल वंशीय शासक होता है कीरत सिंह, जो कालिंजर का किला होता है उसका घेरा डालता है चारों, लेकिन कालिंजर का घेरा डालता है, उसे जल्दी विजय प्राप्त नहीं होती। तो वह बाद में क्या करता है, शेरशाह सूरी अपने सैनिकों को आदेश देता है और ये कहता है कि कालिंजर का जो किला है उसे बारूद से तोड़ दिया जाए। तो क्या होता है कि सैनिक लोग बारूद चलाने का मतलब तोप से गोला चलाते हैं, वो गोला क्या होता है किले की दीवार से टकराकर पुनः वापस आकर के बारूद के ढेर पे गिर जाता है, जिससे क्या होता है शेरशाह सूरी की खेमे में आग लग जाती है, जिससे ये जलकर घायल हो जाता है। लेकिन अंत में ये कालिंजर किले को जीत लेता है और बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर किले घेरे के अभियान ही इसकी मृत्यु होती है। अब शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है, जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर शासक साबित होते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब शेरशाह सूरी के कार्यों की बात करते हैं। शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। इसे भारतीय प्रशासनिक सुधार का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इसने कुछ नए विभागों की स्थापना की, जिसमें दीवान ए विचारत विभाग था। इस विभाग का काम था केंद्रीय सरकार, मतलब केंद्र के जितने भी काम होते हैं उन सभी कामों को देखरेख करता था दीवान ए विचारत विभाग। ये विभाग देखरेख करता था। इसके बाद में इसने दीवान ए आरिज विभाग की स्थापना की। इससे पहले इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने भी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ये लोधी वंश के समय में ये बंद हो गया था। तो दीवान ए आरिज विभाग का काम होता था सैन्य विभाग। इसके बाद दीवान ए रसालत, ये इसका मुख्य काम होता है विदेश मामलों का काम। ये विदेश मंत्री जो होता है ये विदेश मामलों का सभी कार्य करता था। इसके बाद दीवान ऐसा, ये शाही सचिवालय होता था, मतलब जितनी भी मंत्री परिषद और जितने भी सरकार के कर्मचारी होते थे उनकी देखरेख रखता था कौन, दीवान ए ऐसा, जिसे शाही सचिवालय के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में इसने एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए कजा के नाम से जाना गया। दीवान ए कजा जो था वो न्याय विभाग था। यह प्रत्येक प्रांत में भी था, प्रत्येक सिक में भी था, मतलब जिले में भी था, प्रत्येक परगना में भी था, और प्रत्येक जो केंद्र के अंतर्गत में ये सब था। केंद्र के अंतर्गत में भी दीवान ए कजा नाम का विभाग था, जिसका अधिकारी मुख्य सुल्तान के बाद में मुख्य अधिकारी काजी होता था, जो न्याय विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। इसके बाद में दीवान ए समन, जो शाही परिवार की देखरेख करता था, वह दीवान ए समन नाम का अधिकारी होता था। दीवान ए समन नाम का अधिकारी जो होता था वो शाही परिवार, जो राजा के यानी शासक के परिवार के जो लोग सदस्य होते थे उनकी देखरेख करने का कार्य करता था दीवान ए समन नाम का अधिकारी। इसने अपने शासन को प्रशासन करने के लिए अपने शासन के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा था, जिसमें प्रांतीय शासन था। प्रांतीय प्रशासन जो था इसका मुखिया सूबेदार होता था, यानी सूबेदार या गवर्नर जिसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद सिख प्रशासन यानी जिला प्रशासन था, जिसे सरकार प्रशासन भी बोला गया, सिख प्रशासन, जिसका मुखिया सिकदार होता था। उसके बाद परगना प्रशासन होता था, जिसका मुखिया परगना अधिकारी होता था, तहसील लेवल का हम कह सकते हैं। उसके बाद ग्राम प्रशासन का मुखिया जो होता था, जो पटवारी और चौधरी ग्राम में नियुक्त किए जाते थे, वो होता था पटवारी, और मतलब राजस्व संबंधी कार्य देखता था पटवारी, जबकि चौधरी जो होता था वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत में आता था। तो ये सब काम थे। इसके बाद में इसने प्रशासनिक सुधार के लिए कुछ सड़कों का भी निर्माण कराया, जो निम्नलिखित हैं।
शेरशाह सूरी ने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया था, जिनमें पहली सड़क थी पेशावर से दिल्ली होते हुए सोनारगांव तक। पेशावर से दिल्ली होते हुए सोनारगांव तक। सोनारगांव का नया नाम कलकत्ता है, जो वर्तमान में आज हम जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते थे। वह भारत की सबसे लंबी सड़क का उसने निर्माण कराया था। बताया जाता है इसने इस सड़क के नीचे लगभग 30,000 कुओं का निर्माण कराया था और 17,000 सरायों का निर्माण कराया था। और प्रत्येक सराय का जो मालिक नियुक्त किया था उसे सिकदार नाम का प्रत्येक सराय का जो अधिकारी नियुक्त किया था, जिसके पद का नाम सिकदार था। और प्रत्येक सराय में एक ब्राह्मण को नियुक्त किया था, जो हिंदू यात्रियों की देखरेख रखता था। घोड़ों की व्यवस्था के लिए दाना की व्यवस्था भी की गई थी, मतलब घोड़ों के लिए चारा पानी की व्यवस्था भी की गई। जो यात्री लोग घोड़े से आते थे उनके चारे की व्यवस्था की गई थी। अगली सड़क आगरा से जोधपुर से होते हुए चित्तौड़ तक बनवाई थी। इसके बाद हम अगली सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, और उसके बाद अगली सड़क लाहौर से मुल्तान तक। इसने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया था। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार इन सड़कों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया है। मतलब डॉक्टर कानूनगो जो इतिहासकार हुए, उन्होंने शेरशाह सूरी के साम्राज्य को इन सड़कों को क्या कहा है? साम्राज्य की धमनियाँ कहा है। ठीक है। शेरशाह सूरी ने इसके बाद में बहुत से प्रशासनिक कार्य किए, जिनमें उसने 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया, जिसका नाम दिया रुपया, जिसे वर्तमान समय में हम प्रयोग करते हैं। 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया, जिसका नाम दिया था रुपया। और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया। 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया। शेरशाह की जो कड़ प्रणाली थी वो बहुत ही अच्छी प्रणाली थी। रैयत प्रणाली के नाम से जाना जाता है उसे। मतलब उसने किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था। हालांकि शेरशाह सूरी की जो आय का मुख्य स्रोत था वो लगान ही था, मतलब किसानों से संबंधित था, लेकिन उसने किसानों का पर विशेष ध्यान दिया था। वो उसके समय में गल्ला बख्शी और बटाई नाम का कर लिया जाता था। नक्श या मुक्तई या कनकूत नाम का कर लिया जाता था। नगद या मसाहत या जब्ती प्रणाली जो थी, ये सबसे अधिक लोकप्रिय हुई थी इसके समय में। इसे पट्टा या कबूलियत प्रथा का जन्मदाता भी कहा जाता है। पट्टा या कबूलियत प्रथा का जन्मदाता भी शेरशाह सूरी को कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला जो है, ओल्ड फोर्ट है, उसके अंदर किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कराया। इसके साथ साथ उसने एक शेरे मंडल नाम की भवन का निर्माण भी कराया था, जिसे बाद में हुमायूं ने शेरे मंडल नाम के पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, जिसकी सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो बना हुआ है तो बिहार के सासाराम में बना हुआ है। इसकी मृत्यु 1545 में हो जाती है। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है तब इसके जो 2 पुत्र होते हैं शेरशाह सूरी, एक का नाम होता है जलाल खां और दूसरे का नाम होता है आदिल खां। आदिल खां पुत्र जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि जलाल खां पुत्र जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन जलाल खां पास में होता है तो इसके अमीर वर्ग के लोग जलाल खां को इसका उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और शासक बना देते हैं। आदिल खां जो होता है वो शासक नहीं बन पाता, जिसके फलस्वरूप आदिल खां से इसका युद्ध भी होता है। अंत में आदिल खां अपने आप को जलाल खां के अधीन ही शासन करने लगता है, मतलब एक प्रांत का सूबेदार बनकर शासन करने लगता है। लेकिन जो जलाल खां होता है वो इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके 1545 में शासक बनता है। इसकी मृत्यु 1552 में हो जाती है। ये अंतिम सूरी वंश का महान शासक होता है इस्लाम शाह। क्यों इसकी मृत्यु? लेकिन इसके समय बहुत से ज़्यादा विद्रोह होते हैं। इस्लाम शाह अंतिम योग्य शासक होता है तो 1545 से 52 तक रहता है। इसका पुत्र होता है फिरोज खां। 52 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जो फिरोज खां पुत्र होता है, जो 12 वर्ष का अल्पवयस्क पुत्र होता है। इसकी मृत्यु के बाद में, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र फिरोज खां शासक बनता है। तो फिरोज खां की हत्या
फिरोज़ खां यानी इस्लाम शाह का साला यानी फिरोज़ खां का मामा जो होता है, जिसका नाम मुबारिज खान होता है, वो हत्या कर देता है। मुबारिज खान हत्या करके आदिल शाह की उपाधि धारण कर सूरी वंश का शासक बन जाता है, सूरी वंश का शासक बन जाता है। और इसी के अधीन क्या होता है, यह एक रेवाड़ी का बनिया होता है हेमू, वो इसी के अधीन कार्यरत करता है रेवाड़ी का बनिया। फिर क्या होता है, ये दक्षिण मतलब बिहार में जाता है। उसी समय शेरशाह सूरी का जो भतीजा होता है, जिसका नाम इब्राहिम खां होता है, वो सिकंदर सूर की उपाधि धारण कर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और दिल्ली का शासक नियुक्त हो जाता है और सिकंदर सूर की उपाधि धारण कर शासक बनता है। अगला शासक बनता है सिकंदर सूर बनता है। वह 1552 से 1555 तक शासक रहता है सूरी वंश का। यह सूरी वंश का अंतिम शासक होता है। इसे मच्छीवाड़ा का युद्ध में 1555 में और सरहिंद के युद्ध में 1555 में बैरम खां की सहायता से हुमायूं पराजित करता है और भारत में पुनः मुगल वंश की नींव रखता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको अकबर के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।